क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एक देश ने मोदी सरकार के खिलाफ सर्वे कराया है। यह देश कौन सा है? हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, तो नई शिक्षा नीति लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? और एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 200 अरब यूएस डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार किया है, यह व्यक्ति कौन है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज एग्जामिनेशन की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारे वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसीलिए आपको इसी तरह का यूनिक करंट अफेयर वीडियो चाहिए तो हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आधुनिक इतिहास में 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले पहले अरबपति कौन बन गए हैं? दोस्तों हमारे दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले पहले अरबपति बन गए हैं जेफ बेजोस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेफ बेजोस। और यह व्यक्ति कौन है? अमेजॉन के स्थापक एंड सीईओ, यानी कि यहां आप देख सकते हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अमेजॉन। और यह व्यक्ति ने हाल ही में 200 अरब यूएस डॉलर संपत्ति का आंकड़ा पार किया है। तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कमाई करने का अनोखा रिकॉर्ड इस व्यक्ति ने बनाया। 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले पहले अरबपति कौन बने? जेफ बेजोस। और फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन का स्टॉक प्राइस 3% तक बढ़ने के साथ जेफ बेजोस की नेटवर्थ में 4.9 अरब डॉलर के साथ बढ़ गई और वो बन गए यहां टॉप पर। और जब बात करते हैं धनाढ्य व्यक्तियों की, तो यहां पूंजीपतियों की सूची में पहले स्थान पर है जेफ बेजोस। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो याद रखो जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 204.6 अरब डॉलर है, जबकि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के स्थापक बिल गेट्स की कुल संपत्ति फिलहाल 116.1 अरब डॉलर है। और यहां आप देख सकते हैं बिल गेट्स को। और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनकी कुल संपत्ति 103.1 अरब डॉलर है। और इसी के साथ हम महिलाओं की सूची की बात करें तो विश्व में कौन सी महिला सबसे ज्यादा धनाढ्य है यानी कि अमीर है? तो वॉलमार्ट की संस्थापक सैम वॉल्टन की बेटी एलिस वॉल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला है, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट की कुल संपत्ति अरब कितनी है? 63 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है और अब वे दुनिया की दूसरी सबसे अमीर महिला बन गई है, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और दोस्तों यहां जब अमीरों की बात आती है तो क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? यदि आप अच्छा स्टेटस पाना चाहते हैं तो आपको नौकरी लेनी चाहिए, आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब पानी चाहिए। और इसलिए आप हमारी चैनल को फॉलो करते रहिए, 1 साल तक के लिए फॉलो कीजिए, आपका सोचने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? नई शिक्षा नीति 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दे दी और नई शिक्षा नीति में बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और इस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा मेघालय। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। क्या घोषणा की गई है वहां पर? तो मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा है कि राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी और इसके गठन के साथ ही मेघालय नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। और जब बात करते हैं नई शिक्षा नीति की और वो लागू करने जा रहा है मेघालय, तो मेघालय के हाल ही में शिक्षा मंत्री कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं लाहमेन रिम्बुई। और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और हमारी एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम भी
अब एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जब सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है मेघालय, तो आप मैप में देखिए कि यहां पर है यह मेघालय, और मेघालय की एक खास जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है कि वो सिर्फ एक ही राज्य के साथ अपनी सरहद है, बॉर्डर है, वो साझा करता है। कौन सा राज्य? असम राज्य। तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलोंग, और मेघालय के राज्यपाल है तथागत रॉय। लेकिन तथागत रॉय का स्थान अब किसने ले लिया है दोस्तों? तथागत रॉय का स्थान लिया है सत्यपाल मलिक ने, जो गोवा के राज्यपाल थे, अब वो बन गए हैं मेघालय के राज्यपाल। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। तीसरा क्वेश्चन, साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीत लिया है जिसका नाम है मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड डच लेखक है, यहां आप देख सकते हैं। और मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड ने किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो इस उपन्यास का नाम आपको याद रखना है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और मैरी के लुकास के नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है, वो कौन सा? मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। यहां आप देख सकते हैं, सबसे कम उम्र की लेखिका जिसने हाल ही में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें कि आखिरकार यह पुरस्कार है क्या? यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। और 2005 में इसकी शुरुआत हुई। तो एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2005 में शुरू हुआ यह अवार्ड पहले हर 2 साल पर दिया जाता था, लेकिन 2016 से यह हर वर्ष दिया जाने लगा है। तो क्या आपको पता है 2019 का यह पुरस्कार किसने जीता था? यहां आप इमेज में देखिए इस महिला ने। तो यह महिला कौन है? तो ओमान की लेखिका जोखा अल हार्थी को उनकी किताब सेलेस्टियल बॉडीज के लिए साल 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था। और वह ओमान की यह पहली ऐसी लेखिका बनी थी जिसने यह इंटरनेशनल अवार्ड पुरस्कार जीता हो। लेकिन किस किताब के लिए? तो सेलेस्टियल बॉडीज, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले किस उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है? दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत यह दृश्य, और यहां बहुत से जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं, लेकिन अपना कुछ मास्क है, कुछ चेहरा है, वो इस तरह का है। तो टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले किस उत्सव का अनिवार्य हिस्सा है? हाल ही में यह त्योहार शुरू हुआ है जिसका नाम है ओणम। क्या है? ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है और वहां पर इस तरह का यह डांस किया जाता है। तो यह क्या है? पुलिक्कली या तो टाइगर डांस में कुछ विशेष लोग अपने शरीर पर चमकीले पीले एवं काले रंग के बाघ या शेर की आकृति को चित्रित करके ड्रम एवं तीव्र म्यूजिक के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं। और यह ओणम है, यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह त्योहार मनाया जाता है केरल में। तो केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्रायः सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है, यानी कि सितंबर माह हाल ही में शुरू होने जा रहा है और केरल मनाएगा ओणम। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू होता है और इसीलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नव वर्ष भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, और यह क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। मलयालम कैलेंडर का सबसे प्रथम माह कौन सा है? चिंगम। और यहां मलयाली हिंदुओं का नव वर्ष मनाया जाता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है?
मानसिक स्वास्थ्य, कोविड-19 के चलते बहुत से लोग अपसेट हो चुके हैं और इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है जिसका नाम रखा गया है किरण। क्या? किरण। तो देखिए यहां जब किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, तो यह क्या है हेल्पलाइन सेवा किरण? देश भर के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है किरण हेल्पलाइन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है इस मंत्रालय के द्वारा। और हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800-599-0019। यह हेल्पलाइन नंबर पर आप भी कॉल कर सकते हैं और हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना इस हेल्पलाइन का बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। और अब बात करते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिसके नामांकन हाल ही में शुरू हुए हैं और यह 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कितने? 2 श्रेणियों में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखो हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से नामांकन आमंत्रित किया है और इसीलिए यह राष्ट्रीय लेवल का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सुर्खियों में है और जिसकी शुरुआत पिछले साल ही की गई है। और यह हम देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री इस बाल पुरस्कार जीतने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए की गई है और यह पुरस्कार 2 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। यह 2 श्रेणी कौन कौन सी? एक है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में अर्नोल्ड मेयर स्पिलबर्ग का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं तकरीबन 103 साल की आयु के थे यह व्यक्ति जिसका नाम है अर्नोल्ड मेयर स्पिलबर्ग। निधन हो गया है। वो एक जाने माने कंप्यूटर डिजाइनर थे, एक इनोवेटर थे, बहुत से संशोधन उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंप्यूटर डिजाइनर। और बात करते हैं अर्नोल्ड स्पिलबर्ग की, तो वे प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर थे। आयु 103 वर्ष और स्पिलबर्ग का जन्म 6 फरवरी 1917 को ओहियो के सिनसिनाटी में हुआ था। कहां पर? ओहियो के सिनसिनाटी में। और स्पिलबर्ग और चार्ल्स प्रोपस्टर ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 यानी कि GE 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था, यानी कि एक बहुत ही जाने माने कंप्यूटर डिजाइनर थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 8वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना के हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए? प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका मकसद था हमारे आम आदमी को बैंकिंग से जोड़ना और यह सफल प्रोग्राम रहा, सफल योजना रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तकरीबन 40 करोड़ लोग इस योजना के जरिए बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। और हाल ही में कितने साल पूर्ण हुए, आपको अंदाजा आया? ओके दोस्तों, हाल ही में 6 साल पूर्ण हुए। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया था जिसकी टैगलाइन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को यह योजना लागू की गई थी। कब? 28 अगस्त 2014 को, और कल ही 28 अगस्त 2020 थी। 6 साल पूर्ण हुए और इस योजना से अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। और बहुत ही अच्छा लाभ तो यह मिला है कि DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लॉकडाउन के समय में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ने यहां जन धन खातों के जरिए
ऐसे आम आदमियों की हेल्प की है। कोरोना काल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में इस योजना के अहम भूमिका निभाई। 19 अगस्त 2020 तक जनधन खातों की संख्या बढ़कर 40.35 करोड़ पर पहुंच गई है और इसमें से 34.81 करोड़ यानी कि 86.3% खाते सक्रिय है, यानी कि यहां पर कुछ लेन देन किया जा रहा है। तो यह बहुत ही बड़ी सफलता मानी जाती है हमारी केंद्र सरकार की। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मोदी सरकार को लेकर सर्वे कराया? मोदी सरकार को लेकर हाल ही में हमारे ही पड़ोसी मुल्क चीन देश ने सर्वे कराया है दोस्तों। किस देश ने? चीन देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। और चीन के ग्लोबल टाइम्स रिसर्च सेंटर और चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस ने 17 अगस्त से 20 अगस्त तक सर्वे कराया था और इस सर्वे में चीन के 1960 प्रतिभागियों शामिल किया गया। कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया? 1960 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और सर्वे के नतीजे भी सामने आए कि इस सर्वे में पाया गया कि 51% लोग मोदी सरकार को पसंद करते हैं, जबकि चीन के 90% लोग भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सही ठहराते हैं। और चीन के 10 बड़े शहरों में यह सर्वे कराया गया था। और जब बात करते हैं चीन देश की, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन की सेंट्रल बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। भारत और चीन के बीच जो तिब्बत क्षेत्र है, तो भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। 10वां क्वेश्चन, भारत को 2021 के अंत तक S-400 का पहला बैच कौन डिलीवर करेगा? हाल ही में एक नई मैसेज हमारे सामने आई है कि S-400 नामक इस बैच को हमारे भारत के लिए डिलीवर करने वाला है। आने वाले साल 2021 के अंत तक डिलीवर किया जाएगा। किस देश से? रूस देश के। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। और बात करते हैं इस इश्यू की, तो चीन से तनाव के बाद भारत रूस से मिसाइल हमले के सुरक्षा कवच S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी चाहता है और रूस देश ने सपोर्ट किया है। और भारत और रूस के बीच 2018 में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डिलीवरी फाइनल हुई थी और इस तरह के 5 ऐसे हमारे समझौते हैं $5 अरब के। तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है और भारत को इस पर तकरीबन $5 अरब यानी कि 40 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स की खरीद करेगा। किस देश से? तो इस तरह की 5 रेजिमेंट की खरीद करने वाला है भारत रूस देश से और इसकी पहली डिलीवरी हमें मिलेगी 2021 के अंत तक। तो जिस तरह राफाल हमारे भारत देश में आया, इसी तरह यह डिफेंस प्रणाली S-400 हमारे भारत देश में आ जाती है तो हमारा सुरक्षा कवच और भी बढ़ जाएगा। और जी हां दोस्तों, हम बात करते हैं रूस देश की, तो रूस के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए। जैसा कि रूस, तो रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और रूस की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जिस तरह मुझे याद है उसी तरह आपको भी दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? प्रहलाद सिंह पटेल हमारे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री और उन्होंने हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। तो हमारे प्रहलाद सिंह पटेल ने जो 7 घोषणा की, इनमें से कौन शामिल नहीं है? क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों, हाल ही में यहां पर गलत ऑप्शन है, राजस्थान में बाड़मेर। यहां पर यह नया सर्कल नहीं बनाया जाएगा। तमिलनाडु में त्रिची, गुजरात में राजकोट, कर्नाटक में हम्पी, यहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए 7 सर्कल बनाए जाएंगे और घोषणा की है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल ने।
तो संस्कृति मंत्रालय ने की है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 नए सर्कलों की घोषणा। और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल। और 7 जो नए यह सर्कल है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल, वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखो, तमिलनाडु में त्रिची, पश्चिम बंगाल में रायगंज, गुजरात में राजकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर, उत्तर प्रदेश में 2, एक झांसी और मेरठ, और कर्नाटक में हम्पी। ओके दोस्तों, यहां थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और यह एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि आज ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो हमारे हॉकी के जादूगर माने जाने वाले ऐसे मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। और आप सभी को इस खेल दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभेच्छाएं। और हमारे राष्ट्रपति हमारे सबसे जो अच्छे प्लेयर है यानी कि जिन्होंने पिछले साल अपने खेल में एक अनूठा प्रदर्शन किया है, ऐसे खिलाड़ियों को हमारे राष्ट्रपति अपने हाथों से सम्मानित करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो 29 अगस्त हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मेजर ध्यानचंद। और उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और देहांत 3 दिसंबर 1979 में। और उनके जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। जिस तरह इस साल किस किस व्यक्तियों को कौन कौन इस के लाभार्थी है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हमारे खेल क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, तो इस साल 5 खिलाड़ियों को यह सम्मान मिलने वाला है। तो यह खिलाड़ी कौन कौन से? ओके दोस्तों, याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं, तो खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं हमारे राष्ट्रपति, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और इसके अलावा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो अर्जुन पुरस्कार यह भी इसमें शामिल है। और यह जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है वो अर्जुन अवार्ड से समकक्ष है और इसकी घोषणा की गई है आज ही के दिन। ओके दोस्तों, 13वां क्वेश्चन। झवेरचंद मेघाणी जी को राष्ट्रपिता गांधी जी ने क्या कहकर सम्मान दिया था? हमारे पूज्य बापू ने हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी को राष्ट्रीय शायर कहा था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रीय शायर। और हाल ही में हमने झवेरचंद मेघाणी जी को याद क्यों किया? क्योंकि हाल ही में झवेरचंद मेघाणी की जन्म जयंती 28 अगस्त यानी कि कल ही मनाई गई और इसीलिए हम इस राष्ट्रीय शायर को याद करते हैं। तो झवेरचंद मेघाणी जन्म गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला शहर में हुआ था। गुजराती साहित्यकार तथा पत्रकार थे झवेरचंद मेघाणी और वो हमारे गुजराती लोक साहित्य के क्षेत्र में मेघाणी स्थान यह सर्वोपरि है। वे सफल कवि ही नहीं बल्कि उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, निबंधकार, जीवनी लेखक तथा अनुवादक भी थे झवेरचंद मेघाणी। और अंग्रेजों ने उनकी सिंधुडो नामक कृति को जब्त कर ली थी। यहां आप देख सकते हैं सिंधुडो नामक जो साहित्य कृति है वो हमारे झवेरचंद मेघाणी जी की है। और मेघाणी जी को राष्ट्रपिता गांधी जी ने राष्ट्रीय शायर कहकर सम्मान दिया था। उन्होंने कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का गुजराती में भी अनुवाद किया था झवेरचंद मेघाणी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता? तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 की घोषणा की गई और यहां एक स्काई डाइव के प्रशिक्षक ऐसे गजानन यादव को हाल ही में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था गजानन यादव। और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, वो है योगेश रावत,
सहदेव खनाडिया, सहदेव धोलकिया, प्रिया पटेल, करण सथवारा, परमार चंद्रजीत, राठौड़ अंजलि, नीलेश पठानवाड़िया, राठौड़ भावना, जगदीश चुड़ासमा, इन सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, ये व्यक्ति योगेश रावत, आप हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो GK 2020 यूट्यूब चैनल में आपका भी स्वागत है। और हमारे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, दिन ब दिन नए सब्सक्राइबर जुड़ते जा रहे हैं और कमेंट में आंसर लिख भी देते हैं। तो आप भी कमेंट में आंसर लिखा करो, क्योंकि एक बार जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। शिवानी रानी कश्यप फ्रॉम दिल्ली, और उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। बहुत ही खूबसूरत कमेंट हमेशा के लिए लिखती है शिवानी रानी कश्यप, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यह व्यक्ति हमारे साथ पहली बार जुड़ चुका है, नाम है किंग स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दीपक रोजासरा, प्रवीण सिंह चुड़ासमा, प्रियांक चौधरी और PS रोजासरा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। खेती और नाम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे यह खेती और नाम के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया था। तो यहां कौन सा युग्म सही नहीं है यह हमें पूछा गया है। और दोस्तों, आंसर देना है यहां नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर देना मत भूलिएगा। और दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। कल मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो में, तब इसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।